का भी आप लोगों का पेपर हुआ है, उसमें मैं आप लोगों को एक जरा तसल्ली देती जाऊँ। जॉब बैच एंड सर्विस कॉस्टिंग मेरा इरादा था वो मिड टर्म्स में तक हम वो कर लेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखेंगे, अगर तो वो कर सके तो वो शामिल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। और पेपर जब मैंने रिव्यू किया तो उस टाइम जो है वो माइंड में यही था कि हम कर लेंगे, तो एंड में मुझे ख्याल नहीं रहा, याद नहीं रहा कि 15 मार्क्स का जॉब बैच एंड सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन जो है वो आपके मिड टर्म के उसमें पेपर में जा चुका है। तो अब आपकी जो चेकिंग हो गई है आई गेस या हो रही है, वो होगी या हो चुकी है 85 मार्क्स में से, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपने जो बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं वो आपके टेस्ट होंगे एंड देयर इज नो मसला इन इट एट ऑल। अब मिड टर्म का पेपर हम आज तो नहीं डिस्कस करेंगे, जो कल मैं इंशाल्लाह आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास रखूंगी इंशाल्लाह उसमें हम आपका मिड टर्म का पेपर रखेंगे। और फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जो दिसंबर और जनवरी है उसमें आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइज टू कोऑपरेट विद मी बिकॉज वी विल बी गेयरिंग अप, और हम थोड़ी एक्स्ट्रा टाइम लगाएंगे ड्यूरिंग द वीक। मैं 2 बजे जो है वो हो सकता है हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा जो है वो क्लासेस रखूं आप लोगों की, ताकि हम एक्स्ट्रा क्लासेस, ताकि हम एंड पे हमारा जो प्रेशर एक होता है वो हमारा कम से कम हो, ठीक है जी। तो ये चीज थी। मिड टर्म हम इंशाल्लाह फिर एक्स्ट्रा क्लास जो मैं कल या परसों में रखूंगी उसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ताकि सबको अपने मिड टर्म्स चेक होके मिल चुके हैं वापस, नहीं मिले, ठीक है, एक दफा वो चेक भी हो जाए फिर हम इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे। तो मैं टीए से भी पूछ लूंगी कि भाई कितना टाइम लगेगा अब उसको चेक करने में, ठीक है। तो वंस दे आर चेक्ड देन वी विल बी डिस्कसिंग देम। चलें जी, तो आज हमने शुरू करना है अपना एक नया चैप्टर विच इज जॉब बैच एंड सर्विस कॉस्टिंग, ठीक है जनाब। तो बहुत ही छोटा सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग और सीधा साधा सा हमारा चैप्टर है ये, और इसमें ऑब्वियसली बात है जो स्टडी टेक्स्ट है उसको भी हमने रेफरेंस बनाना है, पैक का जो हैंडबुक है उसको भी हम देखेंगे। तो बहुत ही सीधा सीधा सा ये हमारा एक चैप्टर है, ठीक है। जॉब बैच एंड सर्विस कॉस्टिंग एज द नेम ऑफ द टॉपिक इटसेल्फ इंडिकेट्स, हम जब अब पहले हम ऑब्वियसली बात है जॉब कॉस्टिंग हम लोग ऑब्वियसली बात है पहले पढ़ेंगे, ठीक है, उसको हमने डिटेल में देखना है, लेकिन इन तीनों सिनेरियोज में कुछ सिमिलैरिटीज है, और वो उसमें क्या है कि भाई आपको फिर स्पेसिफिक, जैसे जॉब कॉस्टिंग है, जॉब कॉस्टिंग में हम बेसिकली देखते हैं स्पेसिफिक जॉब्स को, ठीक है, एंटिटीज को ऑर्डर्स रिसीव होते हैं जॉब्स की शक्ल में, ठीक है। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक एग्जेक्टिव समरी है, ये हम देखेंगे, ये हम गो थ्रू करेंगे एंड पे, जब चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके होंगे तो उसमें फिर हम एक दफा इसको गो थ्रू करेंगे, ताकि हमें सारी चीजें इसमें जो भी लिखी हुई है वो हमें देखते हैं कि भाई हमें समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग पे हम आते हैं। कुछ हमारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें ऐसी एंटिटीज, ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसमें हमें जॉब ऑर्डर्स रिसीव होते हैं, हमें ऑर्डर्स रिसीव होते हैं, तो हम हर एक ऑर्डर को एज अ डिफरेंट जॉब लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई डिफरेंस होता है, हर ऑर्डर में कोई ना कोई डिफरेंस होता है फ्रॉम द अदर, नंबर ऑफ आइटम्स, स्पेसिफिकेशंस, डिटेल्स, ठीक है। तो उसमें हम अपने सारे कस्टमर्स को, हमने सारे ऑर्डर्स को एज यू नो एज अ सिंगल, एज होमोजेनस, एज यूनानिमस हम उसको नहीं ले सकते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ जाते हैं हर ऑर्डर में, स्पेसिफिकेशंस डिफरेंट होती हैं। अब ऐसी कौन सी जो है वो इंडस्ट्रीज हैं, सबसे सिंपल और सबसे कॉमन एग्जांपल है आपके जो गैराजेस होते हैं गाड़ियों के, ठीक है, ऑटोमोबाइल जो वर्कशॉप्स होती हैं। अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि वर्कशॉप के अंदर जो हर कस्टमर आता है अपनी गाड़ी लेके, हर एक का डिफरेंट मसला होता है ना, बात समझ आ रही है ना। यू कांट रियली से कि आपका जितने भी ऑर्डर्स, इन अदर वर्ड्स जो आपको रिसीव हो रहे हैं ऑर्डर्स, अब आपका क्या काम है, आप एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप चलाते हो, ठीक है।
अब आपको जो कस्टमर आ रहा है वो आप हर एक कस्टमर को आप एक डिफरेंट ऑर्डर डिफरेंट जॉब लोगे, ठीक है जनाब, क्योंकि उसमें स्पेसिफिकेशंस डिफरेंट है। किसी के टायर के साथ मसला होगा, किसी के गाड़ी की बॉडी पे स्क्रैचेस पड़े हुए हैं, किसी के डेंट्स पड़े हुए हैं वो आपने ठीक करने हैं, किसी के इंजन का मसला है, ठीक है। तो हर एक आपका जो कस्टमर है वो डिफरेंट ही स्पेसिफिकेशंस लेकर आ रहा है, डिफरेंट ही उसकी गाड़ी के मॉडल्स भी डिफरेंट है, गाड़ियों पे जो काम करना है उनकी जो है वो तरीकेकार भी डिफरेंट है ना। तो आई होप यू गेट द पॉइंट। उसमें फिर हम अपनी कॉस्टिंग के दौरान किस किस्म की हम कॉस्टिंग फॉलो करेंगे, उसमें हम फॉलो करेंगे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, ठीक है। अब जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग बड़ा सिंपल है, सिंपल इस सेंस में आपने फिर जो कॉस्ट अपनी कॉस्ट की डिटेल्स मेंटेन करनी है ना, वो मेंटेन करनी है हर जॉब की सेपरेटली, ठीक है। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल फिर आप ऑब्वियसली बात है फिर आप हर जॉब को अलग नंबर अलॉट करते हैं, पूरा तरीका होगा उसका डिफरेंट, मतलब एक तरीके कार से आपकी अकाउंटिंग चलेगी, कॉस्टिंग के कॉस्ट अकाउंट्स में भी और जनरल लेजर में भी, ठीक है। तो इसको जरा देखना शुरू करते हैं। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिंपली क्या है? Job order costing is the process of accumulating the elements of cost separately for each specific job or order worked on by an entity is known as job order costing. Simple, right? कि आप जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैंने आज ही वर्कशॉप अपनी खोली है और मेरे पास 3 कस्टमर्स आए हैं अपनी गाड़ियां लेके, हर तीनों कस्टमर्स का अलग अलग काम है, तो ये मेरे पास 3 अलग अलग जॉब्स हो जाएंगी, 3 अलग अलग ऑर्डर्स हो जाएंगी, ठीक है। नहीं जनाब, सिर्फ सर्विसेज की बात नहीं हो रही। अब आप एग्जांपल आगे देखेंगे, प्रिंटिंग प्रेस की एग्जांपल है। प्रिंटिंग प्रेस है वो एक किस्म का, किसमें वो आ जाता है, मतलब मैन्युफैक्चरर में उसको कर सकते हैं, है ना, कि वो क्या करता है, प्रिंट करके देता है। कोई अब एक कस्टमर आ रहा है कि जी मुझे ब्रोशर चाहिए, मुझे ब्रोशर्स प्रिंट करने हैं। अब ब्रोशर में पेपर कितना साइज, पेपर का साइज कितना होगा, है ना। फॉर एग्जांपल 2 कस्टमर्स आए, 2 कस्टमर्स आ रहे हैं प्रिंटिंग प्रेस में, दोनों कस्टमर्स ने ब्रोशर्स प्रिंट कराने हैं, लेकिन कस्टमर ए को जो है वो पेपर का साइज बड़ा चाहिए, कस्टमर बी को पेपर का साइज छोटा चाहिए, कस्टमर ए को जो है वो 4-5 फोल्ड चाहिए ब्रोशर के, और कस्टमर बी को जो ब्रोशर के सिर्फ 2 फोल्ड्स चाहिए। तो यू गेट द पॉइंट, राइट। ये मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में भी हो सकती है, ये हम लोग स्पेसिफिक टू सर्विस इंडस्ट्री नहीं बात कर रहे हैं। अनस, बात समझ आ गई? तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जो है वो दोनों सिनेरियोज में हम इनको ऑब्वियसली बात अप्लाई करेंगे, ठीक है। बात समझ आ गई? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मोस्टली ने जिस तरह का हॉस्पिटल में अब वो ऑर्डर उसको रिसीव हो रहा है, अब एक बंदे की टांग टूटी हुई है, एक बंदे का हाथ टूटा हुआ है, ठीक है। बात समझ आ गई? तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी यही सिनेरियो होगा, इधर में भी वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग फॉलो करेंगे। आई होप दैट्स क्लियर। जी जनाब, सारे जाग रहे हैं, सो रहे हैं, क्या सिनेरियो है? कौन कौन है आज हमारे साथ? कोई नए स्टूडेंट है या नहीं? हसनैन, मोहसिन, अब्दुल्ला, एमन, अनस, अनम से चले, मेरी गप लग चुकी है। फरजीन, गुलाम मोहम्मद, हमदान, हमजा, हसन, जावेद, इकबाल, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद शाहरुख, मुनीबा, साइम, शबनम, सना ऑफलाइन हो चुकी हैं, शाहजेब, उम्मे हबीबा, उजैर का नाम है पहली दफा पढ़ रही हूँ, जेबा। हाँ जी, जाग रहे हैं ना सारे? अब 1 हफ्ते के बाद हमने क्लासेस स्टार्ट की हैं, अब तो आपको जागना चाहिए। कितने लोगों ने तो पिग्स है वो भी नहीं दिया होगा, मिड टर्म भी नहीं दिया होगा। ये कौन सी बुक है? ये पैक का हैंडबुक है बेटा। हम सिर्फ पैक हैंडबुक और आई कैप सही टेक्स्ट को ही रेफर करते हैं, ठीक है। दोनों में ही ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि एग्जांपल्स पैक के हैंडबुक में आई कैप की एग्जांपल्स दी हुई होती हैं, तो क्लास में हम इन दोनों बुक्स को ही रेफर करते हैं। चले जी, ठीक है जी। तो एग्जांपल्स ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग इज फॉलोड इज यूज्ड इंक्लूड प्रिंटिंग प्रेस, फाउंड्रीज, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, ठीक है जनाब। तो दिस इज नॉट स्पेसिफिक, दिस इज ऑब्वियसली बात है जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज हैं हम उन्हीं के ऊपर इसमें फोकस करते हैं ज्यादा। आप ज्यादा देखोगे उसके उन्हीं सिनेरियोज में, एग्जांपल्स में मटेरियल्स और लेबर शेवर भी उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है।
अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव्स जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के क्या है? जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग हेल्प्स मैनेजमेंट ऑफ एन एंटिटी इन द फॉलोइंग वेज। अब आपको थोड़ा आइडिया हो रहा होगा कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में, क्योंकि हम हर जॉब की अलग अलग कॉस्ट की डिटेल्स मेंटेन कर रहे हैं, अकाउंटिंग जो है वो स्पेसिफिक टू मतलब कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर हम जो है वो स्पेसिफिक जॉब्स से रिलेटेड अलग अलग अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, तो आपको इसमें क्या चीज समझ में आ रही है कि भाई थोड़ी बहुत ना सेग्रीगेशन यहाँ पे हो रही होगी, जॉब वाइज डिटेल मेंटेन हो रही होगी, कॉस्ट टू मेंटेन अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल कॉस्ट इनकर्ड इन कंप्लीशन ऑफ अ जॉब टू इनेबल अ कंपैरिजन बिटवीन कॉस्ट इनकर्ड एंड प्राइस चार्ज। तो अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कस्टमर आता है, वो फॉर एग्जांपल आपको ये प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है, आपका कस्टमर आपके पास आता है और आपको कहता है कि जी मुझे 10,000 ब्रोशर्स प्रिंट करवाने हैं, इतने इतने साइज के, उसमें इतना लिखा होगा, ऐसी बात है उसमें भी तो कॉस्ट मैटर करती है ना, अगर ब्रोशर पे कम चीजें लिखी हुई हैं तो इंक कम यूज होगी, ठीक है जनाब, अगर ब्रोशर में डिजाइनिंग ज्यादा हुई हुई है तो जाहिर सी बात है डिजाइनिंग की कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ेगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो वो आपको सारी डिटेल बता रहा है, सारी स्पेसिफिकेशंस बता रहा है, आप ऑब्वियसली बात है एक बजटेड देखेंगे कि भाई इस जॉब पे मुझे कितना खर्चा आएगा और फिर आप क्या निकाल सकते हैं, आप प्राइस कितनी कोट करेंगे वो आपको पता चल जाएगी, ठीक है जनाब। तो उस स्पेसिफिक जॉब, उस स्पेसिफिक ऑर्डर से रिलेटेड जब आपके पास सारी कॉस्ट मेंटेन हो रही है तो इट विल आल्सो एनेबल यू टू इजीली कैलकुलेट प्राइस चार्ज। इज दैट क्लियर कि प्राइस हमने कितनी चार्ज करनी है। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ पास्ट जॉब्स हेल्प इन टेंडरिंग एंड कोटिंग प्राइसेस। एक तो ये हो गया कि मैंने नया नया बिजनेस शुरू किया है, ठीक है, मैंने नया नया बिजनेस शुरू किया है, प्रिंटिंग प्रेस मेरा है और मेरे पास पहले ही कस्टमर आता है, उसने मुझे कहा कि भाई ये मैंने ब्रोशर प्रिंट करवाने हैं, 10,000 ब्रोशर प्रिंट कराने हैं, आप अपनी प्राइस कोट करें। तो उस सिनेरियो में तो मैं ऑब्वियसली एक बजटेड फिगर कैलकुलेट करूंगी ना, मैं बजटेड कॉस्ट निकालूंगी, मैं देखूंगी कि भाई मेरा उसमें मेरी इंक कितनी इस्तेमाल होगी, पेपर मेरा कितना इस्तेमाल होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, मेरे वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने होंगे, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने मैं अब्सॉर्ब करूंगी इस जॉब के अंदर, और मैं एक मार्कअप मार्जिन रख के मैं उसको प्राइस कोट कर दूंगी कि भाई बजटेड कॉस्ट के बेसिस पे मेरी प्राइस जो है, मैं हिसाब मेरा लगता है कि मैं इतनी प्राइस जो है वो कोट करूं ब्रोशर्स की। ये तो हो गया, जाहिर सी बात है जब आपके पास कोई पास्ट ट्रेंड नहीं है, आपके पास कोई पास्ट इंफॉर्मेशन नहीं है जिसमें आपको हेल्प हो सके। अब फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस बहुत सालों से है प्रिंटिंग प्रेस का, और मुझे फिर एक आइडिया हो जाता है ना डिफरेंट, अब एक्चुअली प्रैक्टिकली वो जॉब्स कर करके ऑर्डर्स जो है फुलफिल कर करके अब मुझे पता लग जाएगा कि इस तरह के 10,000 ब्रोशर्स प्रिंट करने के, अब मेरे पास डिटेल मेंटेन्ड है ना, अब मैंने वो एक्चुअली सारे जब कॉस्ट इनकर जो है वो मैंने अपने पास रिकॉर्ड रखा कि भाई फलानी जॉब पे मैंने पास्ट में 10,000 ब्रोशर्स प्रिंट किए थे, इतने ही साइज के, इसी तरह की तकरीबन सिमिलर डिटेल्स के साथ, राइट, तो मेरी जो है वो कॉस्ट इतनी आई थी और मेरे पास प्राइस मैंने इतनी चार्ज की थी, है ना, मतलब मेरा इतना जो है वो पूरा मेरे पास पास इंफॉर्मेशन मेरे पास मेंटेन होगी, तो इट विल हेल्प यू इन कोटिंग प्राइसेस एज वेल। आपकी जो पास्ट जॉब्स की जो आपके पास एक्चुअल डेटा मौजूद है कॉस्ट वगैरह का, तो उसके इससे आप प्राइसेस टेंडर करने में, प्राइसेस कोट करने में आपको फिर आगे ऑब्वियसली बात है आसानी होगी, फिर आपको वो पूरा बजटेड हिसाब किताब इतना ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बात समझ आ गई। एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप कहाँ से आ गया अनस? जॉब ऑर्डर, जॉब एक जॉब है, एक जॉब क्या होता है, काम, तो आपको एक ऑर्डर रिसीव हुआ है, उसको आप एक जॉब कह रहे हो कि ये मेरी एक जॉब है, एक जॉब इन द सेंस एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप क्या हो गया, मतलब आप उसको कहाँ लेके जा रहे हो, ये सब कॉस्टिंग में हो रहा है, ये सब कॉस्टिंग में हो रहा है। जॉब इज जॉब, मतलब एक काम है, मैं घर में काम कर रही हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि आई हैव गॉट 3 जॉब्स टू डू टुडे, I have to wash the dishes, I have to do the laundry, I have to press the clothes, तो ये मेरी 3 जॉब्स हो गई, मेरे 3 काम हो गए, मैं जॉब को एज जनरल उसमें लेके जा रही हूँ, ठीक है, आगे चलते हैं, बात समझ आ रही है। जॉब से कम कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, मैं वो एम्प्लॉई एम्प्लॉयर वाला मैं ये नहीं कह रही कि किसी मतलब एक मल्टीनेशनल में मैं जॉब कर रही हूँ, दिस इज समथिंग एल्स ना, आप जरा उस कॉन्टेक्स्ट को तो देखो। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, एक प्रिंटिंग प्रेस है, उसके पास 3 ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं डिफरेंट डिटेल्स के, मैं उन तीनों ऑर्डर्स को 3 डिफरेंट जॉब्स भी कह सकती हूँ,
ये बात है, 3 ऑर्डर्स हैं, आई विल ट्रीट देम एज 3 डिफरेंट जॉब्स, ठीक है। और तीनों ऑर्डर्स में डिटेल्स अलग अलग है, काम डिफरेंट है, तो जाहिर सी बात है कॉस्ट इंकर्ड भी डिफरेंट होंगी, ठीक है, प्राइसेस कोटेड भी डिफरेंट होंगी, बिल्कुल ठीक बात है मोहसिन रजा की, ठीक है जनाब। अब इसमें फिर हम अकाउंटिंग किस तरह से कर रहे होते हैं, कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर किस तरह से, अब जाहिर सी बात है हर जॉब को फिर आपको कोई ना कोई नंबर अलॉट करना पड़ेगा, है ना, कि ये मेरी जॉब है, जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 3, और अब मैं अगर काफी अरसे से बिजनेस में हूँ तो हो सकता है मेरी कोई भी मर्जी है, मैं कोई भी मतलब ऑर्डर फॉलो कर सकती हूँ, हो सकता है मैं अपनी जॉब्स जो है वो अल्फाबेट मतलब नॉर्मली अल्फाबेटिकली तो होता नहीं है, नंबरिंग ही इस तरह से हो रही होती है, 4501, 4502, 4503, किसी भी तरीके से हो सकता है, हर जॉब को डिफरेंट एक नंबर अलॉट किया जाता है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, सेपरेट आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। अ सेपरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर इज अलॉटेड टू ईच जॉब, ये बात समझ में भी हमें आ रही है। फॉर ईच जॉब अ सेपरेट जॉब कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड, तो कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जब आप ऑब्वियसली बात है, आपको क्या करना है, मेमोरेंडम रिकॉर्ड आपके पास इस तरह से भी मेंटेन होगा, आपके पास हर जॉब का एक अलग कॉस्ट शीट होगी, उस कॉस्ट शीट में क्या हो रहा होगा वो अभी हमने देखना है, उस कॉस्ट शीट में सारी डिटेल मेंटेन हो रही होगी कि जॉब नंबर 3001 में लेबर कितना लगा, मटेरियल कितना लगा, वेरिएबल ओवरहेड्स कितने लगे, फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने अब्सॉर्ब किए, फिर इसके अलावा हम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस भी जॉब पे ऑब्वियसली बात है एलोकेट करेंगे प्राइस कोड करने के लिए, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपकी उसमें डिटेल मेंटेन होगा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहाँ से आएगा उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, अब आपको किस तरह से पता चलेगा, अब देखिए एक ही वेयर हाउस है, अब रॉ मटेरियल तो आपको पता है कि पेपर प्रिंटिंग प्रेस है मेरा, तो रॉ मटेरियल तो मेरा हर जॉब में सेम ही है ना, इंक लगेगी, कलर्स लगेंगे, पेंट शेंट जो भी, राइट, पेपर लगेगा, क्लियर होगी ना बात, ग्लू श्लू लग सकती है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो हर जॉब के लिए मेरा रॉ मटेरियल तो मोर और लेस सेम ही है, तो हाउ वुड यू सी कि भाई मेरी जॉब नंबर 1 पे कितने पेपर लगा या इंक लगा, जॉब नंबर 2 पे कितना पेपर और इंक लग रहा है, जॉब नंबर 3 पे कितना पेपर और इंक लग रहा है, तो उस बात को जरा इस तरह से समझने की कोशिश करें, वेयर हाउस एक ही है रॉ मटेरियल का, वहीं पे आपने सारे कागज रखे हुए मुख्तलिफ जो है वो स्टाइल्स के, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इंक्स रखी हुई है, कलर्स रखे हुए हैं, जो भी आपके पास रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जब मटेरियल आप मंगाते हैं ना रॉ मटेरियल वेयर हाउस में से, जब आप मटेरियल मंगाते हैं तो फिर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मैं ये जो अब कागज मंगा रही हूँ ना, ये कौन सी ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए कागज मंगा रही हूँ, तो ये ऑर्डर नंबर फॉर एग्जांपल 2 मैंने स्टार्ट करना है, मैं प्रोडक्शन में डालना चाह रही हूँ ऑर्डर नंबर 2, तो मुझे पेपर चाहिए ऑर्डर नंबर 2 का, तो मैं अपनी जो मटेरियल रिक्विजिशन होगी उसके अंदर मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर दूंगी कि भैया मेरा ऑर्डर नंबर 2 के लिए मैंने इतने साइज का मुझे पेपर चाहिए, इस कलर का हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो वो मेरे रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में मेरे पास रिकॉर्ड मेंटेन होगा, तो आसानी हो जाएगी ना, फिर मुझे ये बात पता लग जाएगी कि ऑर्डर नंबर 2 में मेरा कितना पेपर लगा, ऑर्डर नंबर 3 में कितना पेपर लगा, ऑर्डर नंबर 1 पे मेरा कितना पेपर लगा, सिमिलरली सेम गोज फॉर द इंक, राइट। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज रिकॉर्डेड ऑन द जॉब कॉस्टिंग शीट, ये जो हमारे पास जॉब कॉस्ट शीट है, जॉब वाइज जो हमें ऑर्डर जो कॉस्ट की डिटेल्स मेंटेन करनी है, वो हमारा जो रॉ मटेरियल स्टोर है, स्टोर्स का मतलब आपका जो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वेयर हाउस है, उसमें जो आपके पास जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है उसके रिकॉर्ड्स के से आपको पता लग जाएगा कि फलानी जॉब पे फलाने ऑर्डर पे हमारा इतना रॉ मटेरियल लगा, ठीक है। फिर बारी आती है क्या, कॉस्ट के अंदर एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या है, डायरेक्ट लेबर, है ना, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर किस तरह से होगा, ये भी बड़ा आसान है। डायरेक्ट लेबर आपका होगा कि भाई मैं जब जॉब ऑर्डर 1 मैन्युफैक्चर, जब मैं उस पर मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, जब मैं ब्रोशर्स प्रिंट कर रही थी, तो उस पर मेरे लेबर के इतने घंटे लगे, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, अब जाहिर सी बात है एक बंदा है, वो एक बंदा हो सकता है एक टाइम पे मैं मतलब उसको एक ही ऑर्डर, वो पहले एक ऑर्डर फुलफिल कर रहा है, फिर दूसरे ऑर्डर पे वो काम कर रहा है, राइट। तो व्हाटएवर द केसेस हमारे पास इतने इस तरह से भी डिटेल्स मेंटेन हो सकती है कि हमें ये आराम से पता लग जाए कि हमारा ऑर्डर नंबर 1 पे कितना टाइम लगा लेबर का,
कितने आवर्स लगे, ऑर्डर नंबर 2 पे कितने आवर्स लगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रिकॉर्ड और एनी अदर मेमोरेंडम रिकॉर्ड। तो नॉर्मली हमारे पास टाइम के बेसिस पे ही डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कैलकुलेट होती है, ठीक है जनाब। फैक्ट्री ओवरहेड्स, अब जो हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं वो फिर एब्जॉर्प्शन उसमें बेसिकली होती है यूज, ठीक है। आप एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर लेंगे, वही बजटेड FOH डिवाइडेड बाय बजटेड बेसिस, ठीक है, जो भी आपका बेसिस है, और उसको फिर आपने अप्लाई करना होता है, एब्जॉर्ब करना है हर जॉब के ऊपर, मतलब वो डिफरेंट बेसिस होंगी, वो भी हम एग्जांपल में देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये सारी चीजें तो हमारे पास हो गई कि हमने किस तरह से अपनी कॉस्टिंग करनी है। मेरी बात गौर से सुनिएगा, देखें कॉस्ट अकाउंट्स अलग है, जनरल लेजर अलग है, ये बात सबको क्लियर है ना। फाइनेंशियल लेजर आपका अलग है। फाइनेंशियल लेजर क्या है आपका, जनरल लेजर। फाइनेंशियल लेजर वो है जिससे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने हैं, उसमें ट्रायल बैलेंस बनना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और कॉस्ट अकाउंट्स आपके इंटायरली अलग है। कॉस्ट अकाउंट्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर अब इस बात को जरा समझना आपके लिए जरूरी है, और क्या चीज हमें यहाँ पे समझनी है। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई होप मेरा बोर्ड जो है स्टार्ट्स वर्किंग बिकॉज आई नीड इट नाउ। नहीं चल रहा, चलें जी। तो एक्सेल पे मैं समझाने की इसको कोशिश करती हूँ एंड आई होप कि मेरा ये फिक्स हो जाए। तो देखिए कॉस्ट, मैं दोबारा से जरा आपको माइंडसेट आप लोगों का लेके आऊं जरा इसके अंदर। कॉस्ट अकाउंट्स अलग है और फाइनेंशियल अकाउंट्स यानी कि जनरल लेजर अलग है। ये बात आप आई होप अब आप लोगों को याद हो गई होगी, ठीक है। अब जब हमारे पास कोई ऑर्डर रिसीव होता है, ठीक है, फॉक्सेट रीडर डाउनलोड कर, तो फॉक्सेट रीडर में अच्छा वो ब्लैंक शीट पे हो सकता है काम। जब मुझे इसका पता था कि PDF में होता है, लेकिन मेरे पास जो PDF का वर्जन है उसमें लेट मी सी, इसमें होता है, इसमें किसी को आइडिया है ब्लैंक पेज इसमें खुल सकता है? इसमें वैसे पेन का ऑप्शन है भी नहीं, है तो दूसरे वाला वर्जन है, यह है, ये क्या है, ये तो सिग्नेचर्स है शायद। चले ठीक है, मैं उसको डाउनलोड कर लूंगी, फॉक्सेट रीडर, गॉट इट, ठीक है जनाब, ठीक है जी। तो अब हमारे पास एक ऑर्डर रिसीव हुआ, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, हमारे पास एक ऑर्डर, फॉर एग्जांपल 2 ऑर्डर्स रिसीव हुए, तो हम 2 डिफरेंट जॉब्स लेंगे। प्रिंटिंग प्रेस ही हमारा, एक ने हमें कहा कि जी हमें ब्रोशर्स प्रिंट करने हैं, दूसरे ने कहा कि हमें बुक्स प्रिंट करनी है। हो गया, डिफरेंट हो गया। दोनों ऑर्डर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग मतलब डिफरेंट कॉस्टिंग करूंगी, डिफरेंट उनकी प्राइसेस होंगी, डिफरेंट उनके डिटेल्स हैं, काम करने का तरीका भी थोड़ा बहुत हो सकता है डिफरेंट हो गया। भाई उसमें आपको जी एक्स्ट्रा चीज क्या करनी है, बुक को बाइंड करना है, ठीक है, हार्ड कवर में ब्रोशर की ऐसी कोई चीज नहीं है, तो उसमें एडिशनल कॉस्ट भी इनकर हो रही है, ठीक है जनाब। अब एक चीज है हमारी कॉस्टिंग हो रही है कॉस्ट अकाउंट्स में भी, और एक दूसरी हमारी कॉस्टिंग हो रही है जनरल लेजर में भी। तो आई होप यू गेट द पॉइंट। कॉस्ट अकाउंट्स में थोड़ा डिफरेंट तरीके से चीजें चलेंगी और जनरल लेजर में थोड़ा डिफरेंट तरीके से चीजें चलेंगी, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली बात है, देयर विल बी अ लिंक, देयर विल बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन द टू, ठीक है। अब कॉस्ट अकाउंट्स की जब हम बात करते हैं ना, तो कॉस्ट अकाउंट में आपके पास हर जॉब का डिफरेंट एक अकाउंट मेंटेन हो रहा होगा, ठीक है। कॉस्ट अकाउंट में हम क्या मेंटेन कर रहे होंगे, डिफरेंट समथिंग कॉल्ड डिफरेंट जॉब अकाउंट्स among other accounts as well, ठीक है। हमारे पास जॉब अकाउंट्स मेंटेन हो रहे होंगे, हमारे पास इन्वेंट्री अकाउंट मेंटेन हो रहा होगा, लेबर अकाउंट मेंटेन हो रहा होगा। तो मैं इसके आगे ETC लगा देती हूँ कि हमारे पास जॉब अकाउंट के अलावा, ठीक है, जो रेलेवेंट कॉस्टिंग से रिलेटेड दूसरे अकाउंट्स है, इन्वेंट्री अकाउंट हो गया, लेबर अकाउंट हो गया, ओवरहेड अकाउंट हो गया, सारी चीजें आपकी मेंटेन हो रही होंगी कॉस्ट अकाउंट के अंदर। जो मेन मैं आपको लिंक समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना, वो है बिटवीन जॉब अकाउंट्स एंड वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, ठीक है। तो जॉब अकाउंट क्या होगा, ये बस बात को जरा देख लेते हैं। जॉब नंबर 1 है, जॉब नंबर 2 है, मैंने नंबर इनको एलोकेट कर दिया, या चलें जॉब नंबर 100 और जॉब नंबर 200, ठीक है, ये मैंने नंबर्स एलोकेट कर दिए इन दोनों जॉब्स को। तो एक मेरे पास जॉब अकाउंट होगा, उसका आगे उसका टाइटल ही लिखा होगा, टी अकाउंट होगा, तो जॉब अकाउंट -100, जॉब अकाउंट -200, ये मेरे पास 2 टी अकाउंट्स मेंटेन हो रहे होंगे किधर, कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर। इसके अलावा भी दूसरे अकाउंट्स होंगे, उनके ऊपर अभी हम बाद में आते हैं, ठीक है। जब हम जनरल लेजर में आएंगे, तो जनरल लेजर में
क्योंकि अब कॉस्टिंग से हटके चीजें हो रही हैं, मतलब डिफरेंट तरीके से चीजें हो रही हैं जनरल लेजर में, क्योंकि जनरल लेजर में तो हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। तो जनरल लेजर में अब हम इन जॉब्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें WIP, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बाय समथिंग कॉल्ड, एक ही अकाउंट बनेगा WIP कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। तो WIP कंट्रोल अकाउंट विल रिप्रेजेंट ऑल जॉब अकाउंट्स इन द कॉस्ट लेजर। बात समझ आ रही है? अब फॉर एग्जाम्पल मैं कॉस्ट लेजर में आती हूँ, मेरे पास अभी एट दिस पॉइंट 2 जॉब अकाउंट्स खुले हुए हैं, T अकाउंट्स हैं 2, एक जॉब अकाउंट नंबर 100, एक जॉब अकाउंट -200, ठीक है। जनरल लेजर में मैं आऊंगी तो मेरे पास एक ही WIP कंट्रोल अकाउंट होगा, और उस WIP कंट्रोल अकाउंट में उन दोनों जॉब से रिलेटेड कॉस्ट जितनी भी जर्नल एंट्रीज है ना वो पास हो रही होंगी। थोड़ी बहुत बात समझ आ रही है? इसको हम इंशाल्लाह एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे अभी, लेकिन इसको सिर्फ ये रीड जो मैं कर रही हूँ ना, ये मैं सिर्फ इसको समझा रही हूँ, ठीक है। अ सेपरेट वर्क इन प्रोसेस अकाउंट इज ऑपरेटेड इन द जनरल लेजर फॉर ईच जॉब, ठीक है जनाब। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग अ जॉब कॉस्ट शीट फॉर ईच जॉब इज टू कंप्यूट, वही वाली बात होगी कि जॉब कॉस्ट शीट बनाने का क्या मकसद है, इज टू कंप्यूट सेपरेट प्रॉफिट फॉर ईच जॉब अंडर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, ठीक है। तो जब हम जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट बनाएंगे ना, उसका आपके पास बड़े बेनिफिट्स हैं आपके पास। एक तो ये कि हर जॉब की अलग अलग कॉस्ट की डिटेल्स मेंटेन हो रही हैं, फिर आप उनकी प्राइसिंग भी कैलकुलेट कर रहे हैं और प्रॉफिट भी आपके पास सामने आ रहा है, ठीक है। अब एक छोटी सी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ये भी बात कर रहा है जॉब 6789 की, ठीक है, जॉब नंबर 6789। A company operates a job costing system. Job number 6789 will require ₹345 of direct material, ₹210 of direct labor, which is paid at ₹14 per hour. यहीं पे रुक जाएंगे। क्या आप नंबर ऑफ आवर्स निकाल सकते हैं कि इस जॉब पे कितने आवर्स लगेंगे? जरा कैलकुलेट करके बताइए। वो बोल रहा है कि 210 रुपए टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आएगी, और रेट आपका क्या चल रहा है, रेट क्या चल रहा है, रेट आपका चल रहा है 14 रुपए पर आवर। जी मैं हबीबा, भी आपको बात समझ आ जाएगी, अभी जरा 2 मिनट रुक जाएं, एग्जाम्पल करेंगे तो समझ आ जाएगा। 15 आवर्स, ठीक है। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई कि इस जॉब पे हमारे लगेंगे 15 घंटे, 210 डिवाइडेड बाय 14, वेरी गुड। चलें जी, अब आगे चलते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एब्सॉर्ब्ड एट द रेट ऑफ 30 पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो घंटे मैंने क्यों कैलकुलेट करवाया, क्योंकि आपको ये बात पता है कि एब्जॉर्प्शन नॉर्मली क्या होती है, एब्जॉर्प्शन नॉर्मली खासतौर पे इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन हमें डायरेक्ट लेबर आवर्स पे ही करना होता है ना। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं 15, और हमने प्रोडक्शन ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करना है 30 रुपए के हिसाब से, तो 15 into 30। एंड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये भी आप एब्जॉर्ब करेंगे जॉब्स पे, आर एब्जॉर्ब एट द रेट ऑफ 40% ऑफ प्राइम कॉस्ट। व्हाट इज प्राइम कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट क्या होती है? शुरू में हमने पढ़ा था इसको। व्हाट इज प्राइम कॉस्ट? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नाम की भी चीज होती है, तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर तो बिल्कुल जनरल है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर कॉल्ड योर प्राइम कॉस्ट। तो 40% ऑफ प्राइम कॉस्ट, ठीक है। तो डीएम प्लस डीएल में एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ऐड कर लें, क्योंकि हम इधर देखेंगे कि हो सकता है आपको यहाँ पे कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर। तो हम देखते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस से क्या मुराद है जॉब कॉस्टिंग के अंदर, ठीक है। तो व्हाट इज द टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ द जॉब? वेरी इजी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो हम इस चीज के लिए क्या बनाएंगे, वैसे तो ये कोई मतलब कोई स्टैंडर्ड इसका फॉर्मेट नहीं है, लेकिन सिंपली स्पीकिंग ये जो आपके सामने वर्किंग हुई हुई ना, दिस इज कॉल्ड जॉब कॉस्ट शीट। जो हम बात कर रहे हैं ना, ये कौन सी शीट की बात कर रहा है, जॉब कॉस्ट शीट। तो ये आपने क्या किया, आपने बता दिया कि जॉब 6789 की जॉब कॉस्ट शीट क्या बन गई, डायरेक्ट मटेरियल इज ₹345, डायरेक्ट लेबर मतलब 15 आवर्स के हिसाब से बनता है 210, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस और नहीं है। तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट कितनी आ जाती है, 555, ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड उसने बता दिया कि 15 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 30, तो 450 हमारे पास क्या हो गए प्रोडक्शन ओवरहेड। फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगी, है ना। तो 1005 आपकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है, और जो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं वो उसने आपको बता दिया कि आपने अब्सॉर्ब करने हैं
एट द रेट ऑफ 40% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट कितनी थी 555, तो 40% ऑफ 555 हो गया 222। तो टोटल इस जॉब के ऊपर कॉस्ट कितनी लगती है, वो लगती है 1227। दिस इज बेसिकली सिंपली स्पीकिंग दिस इज योर जॉब कॉस्ट शीट। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक किस्म की। इज दैट क्लियर? अच्छा, डिफरेंट होगा वो नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग में WIP कंट्रोल अकाउंट नहीं होगा, ठीक है, WIP कंट्रोल अकाउंट नहीं होगा कॉस्ट अकाउंटिंग में, वो तो जॉब अकाउंट्स होंगे। अच्छा, डिफरेंट WIP अकाउंट्स होंगे, ठीक है, GL के अंदर, ये बात सही कह रहे हैं आप, ठीक है, डिफरेंट WIP अकाउंट्स होंगे GL के अंदर, ठीक है जी। ये तो पहले जो पढ़ा था वो वर्किंग है, कौन सी पहले जो पढ़ा था वो वर्किंग है? ये वर्किंग ही है बेसिकली। वो आपसे पूछ रहा है कि भाई टोटल कॉस्ट कितनी बनती है इस जॉब की, लेकिन ये बेसिकली सिंपली स्पीकिंग यही आपका जॉब कॉस्ट शीट है। बिल्कुल सिंपल अगर हम देखें तो ये जो सारी डिटेल आप मेंटेन कर रहे होते हैं ना कॉस्ट की, वो आपके पास जॉब कॉस्ट शीट में ही मेंटेन होता है, ठीक है, स्पेसिफिक टू ईच जॉब। इज दैट क्लियर? हाँ वही ना, ये वही चीज है, तकरीबन उसी तरह की चीज है। तो बिल्कुल इसमें देखो, ये तो मैं आपको कह रही हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जॉब कॉस्टिंग के अंदर आप देख रहे हो कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस आपने हर चीज को सेपरेटली मेंटेन करना है, दैट्स इट, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब एक छोटी सी एग्जांपल है, ठीक है, ICAP स्टडी टेक्स्ट से एग्जांपल उठाई हुई है, तो इसके लिए मैं चाहूंगी कि हम ICAP स्टडी टेक्स्ट पे ही जाएं, क्योंकि बहुत अच्छे से आपको इसमें बात समझ आ जाएगी। सॉल्व मैं आपको खुद करवाऊंगी, ये मैंने रीड नहीं करवानी बाय द वे, ठीक है, ये मैंने रीड नहीं करवाना, ये मैंने आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करवाना है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है जी। ये है आपका, एक सेकेंड ये मैं कंफर्म कर लेती हूँ, दिस इज एग्जैक्टली दिस इज एग्जांपल नंबर 3। तो ये हमारे पास स्टडी टेक्स्ट के ऊपर हम आ जाते हैं। ये थोड़ी सी डिटेल्ड है, इसमें थोड़ी सी हमें एक्स्ट्रा मतलब प्रॉपर वर्किंग्स थोड़ी करनी है, लेकिन अगेन बहुत सिंपल वर्किंग्स है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू जॉब एक्टिविटी इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है जी। अब इसने आपको बता दिया 3 जॉब्स हैं जून के महीने में जो ऑनगोइंग थी या कंप्लीट हो गई, अब ये भी हमें देखना है। जॉब नंबर 0503, जॉब नंबर 0402 एंड जॉब नंबर 0607। ऑर्डर में नहीं है, दैट इज नॉट योर कंसर्न, क्वेश्चन में दिया होगा जो भी है, बस आपको ये सेपरेटली आइडेंटिफाई करने के लिए बताया गया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है जी 02 पे 980,000 और 0607 का 6 लाख रुपए, ठीक है। मैंने चैट बॉक्स बाय द वे मिनिमाइज कर दिया हुआ है, तो एनी क्वेश्चंस आई विल बी टेकिंग देम इन द एंड इंशाल्लाह। आवाज आ रही है सबको? हसनैन को भी आवाज आ रही है? अच्छा, मैं कंटिन्यूसली बोलती जा रही थी बाय द वे, कहाँ पे जाके आवाज बंद हुई है? अच्छा अब ठीक हो गई, चले ठीक है। तो मैं रिपीट कर रही हूँ, ये इन्होंने आपको फॉर द मंथ ऑफ जून जो है वो जॉब एक्टिविटी दे दी गई है, ठीक है। अब जून के महीने में ये तीनों जॉब्स थी। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, एक और चीज हमें क्या देखनी है, एक और चीज हमें ये देखनी है। देखिए 3 सिनेरियोज, 3 देखते हैं कितने सिनेरियोज हैं, ठीक है। एक आपके पास तो ये हो सकता है कि आपकी जॉब शुरू हुई है इस महीने में, ठीक है, जॉब स्टार्टेड इन द करंट मंथ but was not completed by month end, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने कोई ऑर्डर जो है वो स्टार्ट, आपको ऑर्डर रिसीव हुआ करंट महीने में और करंट पीरियड में, मंथ हो सकता है, पीरियड हो सकता है, तो इसको मैं करंट मंथ के बजाय मैं इसको करंट पीरियड में कर रही हूँ, ठीक है। जो कोई भी हो सकता है ना, महीने की बात कर सकते हैं, साल की बात कर सकते हैं, 6 मंथ्स की बात कर सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन में अकाउंटिंग का वो दिया हुआ है आप उस तरह से चलेंगे। जॉब स्टार्टेड इन द करंट पीरियड बट वाज नॉट कंप्लीटेड बाय पीरियड एंड, तो उस सिनेरियो में हमारे पास क्या होगा, देयर विल बी नो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, है ना। वर्क इन प्रोसेस क्या होगा इस सिनेरियो में, नील होगा इस जॉब से रिलेटेड, लेकिन इस जॉब से रिलेटेड देयर विल बी सम क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, है ना। देयर विल बी सम वर्क इन, वही इसी को तो हम कहेंगे ना, पीरियड एंड पे हम कहेंगे कि वर्क इन प्रोसेस है विद रिगार्ड्स टू दिस जॉब, ठीक है। बात समझ आ गई? तेज बोल रही हूँ, अब मैं इससे ज्यादा बेटा स्लो मतलब हो जाऊंगी तो फिर तो तब चैप्टर हो गया कंप्लीट, ठीक है। दूसरा सिनेरियो मेरे पास क्या होगा,
job was started in the prior period and was completed in the current period, है ना। उस सिनेरियो में क्या होगा, हमारे पास लिखने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल बातें हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होगा विद रिगार्ड्स टू दिस जॉब, है ना। हम कहेंगे कि जी ये जॉब जो है ये पिछले पीरियड में वर्क इन प्रोसेस था, पिछले पीरियड के एंड पे ये जॉब जो है वो वर्क इन प्रोसेस था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा करंट पीरियड स्टार्ट हुआ, करंट मंथ ले लें, करंट ईयर ले लें, जब हमारा करंट ईयर स्टार्ट हुआ तो इस ये वाला ऑर्डर जो है ना ये बेसिकली वर्क इन प्रोसेस था पीरियड के शुरू पे, ठीक है। और जब हम क्लोजिंग की बात करेंगे तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इस जॉब का नील होगा। और तीसरा सिनेरियो क्या था कि जॉब वाज स्टार्टेड इन द प्रायर पीरियड, ठीक है, एंड वाज नॉट कंप्लीटेड इन द करंट पीरियड, ठीक है। वो नहीं कंप्लीट हुआ तो उस सिनेरियो में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ओपनिंग WIP भी होगा, ठीक है, और क्लोजिंग WIP भी होगा। वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो दोनों आपके पास यहाँ पे इस जॉब से रिलेटेड प्रेजेंट होंगे। यहां तक बात समझ आ गई। तो इसको ऑब्वियसली बात है हमें कंसिडर करना है जब हम हर जॉब की स्पेसिफिक अकाउंटिंग कर रहे होंगे, ठीक है जी। कमेंट्स, अब देखें वही वाली चीज आ रही है। अब हम लोग जून के महीने की बात कर रहे हैं। जॉब 0503 कमेंस हुआ था 3 मई को, पिछले पीरियड में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, पिछले पीरियड में ये स्टार्ट हुआ था और करंट पीरियड में ये एंड हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जॉब नंबर 0503 के अंदर हम वर्क इन प्रोसेस देखेंगे ओपनिंग, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं होगा। तो फिर उसकी जगह क्या होगा, कंप्लीटेड अगर है तो अगर मैं इस जॉब की बात करूं तो इसमें अगर वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग डेट पे नहीं है तो फिर क्या है उसकी जगह, कॉस्ट ऑफ सेल, ये सेल हो गया। बात समझ आई। दो ही चीजें है ना, या तो मेरा एक ऑर्डर क्लोजिंग डेट पे अभी भी उस पे काम चल रहा है या काम खत्म होके वो सेल हो चुका है। बात समझ आ रही है। तो either there will be closing work in process on that particular job or there will be no closing work in process in that particular job. Instead उसकी जगह हम क्या कहेंगे जी, cost of sale का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। हम किस तरह से होगा वो जब हम अकाउंट के ऊपर आएंगे तो हमें समझ में आ जाएगी। बात समझ आ गई। इसी तरह से जॉब 0402 पर आते हैं। 2 अप्रैल प्रायर पीरियड में ये स्टार्ट हुआ और करंट पीरियड में भी ये एंड कंप्लीट नहीं हुआ, है ना। तो यानी कि इस सिनेरियो में हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी होगा, इस सिनेरियो में हमारे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी होगा इस पर्टिकुलर जॉब में, ठीक है। अच्छा, फिर इस सिनेरियो में क्या होगा, ये चौथा सिनेरियो बेसिकली हो गया। ये करंट पीरियड में ही स्टार्ट हुआ और करंट पीरियड में ही एंड भी हो गया। तो यहाँ पे ना ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होगा ना क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होगा, ये इसी पीरियड में स्टार्ट होके इसी पीरियड में सेल भी हो गया। हाँ हसनैन, यही सिनेरियो है। चौथा सिनेरियो ये हो गया, करंट पीरियड में स्टार्ट हुआ और करंट पीरियड में एंड भी हो गया। तो इसका मतलब है नो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, नो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। करंट पीरियड में ही शुरू हुआ, करंट पीरियड में कंप्लीट पे होकर सेल भी हो गया। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वो करंट पीरियड पे कंप्लीट है। वर्क इन प्रोसेस उस सिनेरियो में जो कि करंट पीरियड में या स्टार्ट ऑफ द पीरियड में इनकम्प्लीट था, स्टार्ट होके इनकम्प्लीट है, ठीक है। अब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के बारे में वो डिटेल बता रहा है कि जब हमने जून का महीना शुरू किया तो उसमें 1 जून तक यानी कि 31 मई तक, है ना, हम क्या बोलते हैं वर्क इन प्रोसेस क्या होगा कि 31 मई तक कितनी कॉस्ट लग चुकी है इस पर्टिकुलर जॉब में, ठीक है। तो जॉब 0503 पे आते हैं। तो जॉब 0503 में 31 मई तक डायरेक्ट मटेरियल लग चुका था। मटेरियल का टाइप भी उसने बता दिया, मटेरियल एक्स। 5000 रुपए वर्थ ऑफ मटेरियल एक्स लग चुका था इस पर्टिकुलर जॉब पे। कब तक, 31 मई तक, पिछले पीरियड के एंड तक, ठीक है। इसी तरह से डायरेक्ट लेबर आप लगा चुके थे 10,000, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जिसमें अब्सॉर्ब हो चुके थे इतने, यानी कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जो है वो कितना था इस जॉब 0503 का, इट वाज 39,800। सिमिलरली जॉब 0402 भी प्रायर पीरियड पे स्टार्ट हो चुका था, यानी कि अप्रैल का शुरू हुआ था।
तो 31 तक उस पे 10,000 वर्थ ऑफ मटेरियल एक्स लग चुका था। अप्रैल से लेकर 31 तक 18,000 वर्थ ऑफ डायरेक्ट लेबर लग चुका था और वेरिएबल और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इतने लग चुके थे, यानी कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस था 72,640। और जो हमारे पास तीसरी जॉब है उसमें कोई वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग का सिनेरियो ही नहीं था, बिकॉज दिस जॉब स्टार्टेड इन द करंट पीरियड। तो 1 जून पे तो कोई सिनेरियो था ही नहीं इस जॉब का, या 31 मई पे तो कोई ये जॉब वजूद में ही नहीं थी। ठीक है, बात समझ आई? तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस उस सिनेरियो में नहीं होगा। फिर करंट पीरियड का वो बता रहा है कि जून के महीने में हमने 2 मटेरियल्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो जून के महीने में हमने मटेरियल एक्स इशू किया है जॉब 0503 पे 200 किलो, और मटेरियल वाई हमने इशू किया था इस जॉब के लिए 400 किलोग्राम, सो एंड सो फोर्थ। तो हर जॉब का उसने आपको ये डिटेल बताई हुई है। ठीक है, इसी तरह से उसने आपको और क्या बताया हुआ है, लेबर। अब डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं लेबर के, स्किल्ड वर्कर्स, अनस्किल्ड वर्कर्स, यू गेट द पॉइंट राइट। तो डिफरेंट ग्रेड्स के आपके पास लेबर हो सकता है। स्किल्ड हो गया, मंथ का, बेटा जून के महीने की डिटेल्स है ना, ये सारी आपको जून के महीने का बताया जा रहा है कि अब करंट महीने में कितने इशू हमने किए, करंट महीने में हमने कितने मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई इशू किया। ये तो ओपनिंग की बात कर रहे हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में यू नॉट कंसर्न्ड विद कि कौन से महीनों की हम बात कर रहे हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का मतलब ये कि बस पिछले पीरियड के एंड तक कितना कॉस्ट लग चुका है। अब वो कब से लगा है इससे आपको कोई कंसर्न नहीं है। बात समझ आ गई? करंट महीने में मटेरियल इशू हुए हैं इतने, हर जॉब से रिलेटेड। ठीक है, फिर लेबर आपने करंट महीने में कितना लगाया है, ग्रेड ए लेबर लगा है। ग्रेड ए लेबर का काम हुआ है 60 आवर्स जॉब ए पे। ग्रेड बी ने के 25 आवर्स लगे हैं, यानी कि आप इसको समझ लें कि ग्रेड ए में जो है वो अनस्किल्ड लेबर है, ग्रेड बी में स्किल्ड लेबर है। तो जाहिर सी बात है वेज रेट्स भी हो सकता है डिफरेंट हो, आपको क्वेश्चन में जिस तरह से भी डिटेल्स दी हुई है आपने उस तरह से लेकर चलना है। ठीक है, सिमिलरली दूसरी जॉब पे जो है 120 घंटे लगाए ग्रेड ए ने लेबर ने, और ग्रेड बी लेबर ने 100 घंटे लगाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, और मैं अभी बात समझ आ गई। मंथ हमारे पास इसी तरह से है ना। इसी तरह से आपको उन्होंने फिर पर किलो की कॉस्ट बता दी है। मटेरियल एक्स जो है वो 220 पर केजी है, मटेरियल वाई जो है वो 500 पर केजी है। इसी तरह से ग्रेड ए का लेबर की पेमेंट हो रही है 250 पर आवर, और ग्रेड बी की पेमेंट हो रही है 400 पर आवर। तो ये से हम ये मतलब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भाई ये लग रहा है ग्रेड ए जो है वो अनस्किल्ड लेबर लग रहा है, उसको कम पैसे दिए जा रहे हैं, और जो ग्रेड बी है ना लगता है कि वो स्किल्ड लेबर है। तो इसलिए हमने इनको डिफरेंट उसमें डाल दिए, कैटेगरीज में डाल दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। वेरिएबल ओवरहेड रिकवरी रेट, ये क्या है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कितना है। वेरिएबल ओवरहेड्स एब्जॉर्ब करने हैं एट द रेट ऑफ ₹300 पर आवर। ऑब्वियसली बात है पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो डायरेक्ट लेबर तो आपके पास 2 किस्मों के, ग्रेड ए ग्रेड बी, तो ये दोनों आपके डायरेक्ट लेबर है, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसमें हम ये नहीं कह रहे कि ग्रेड ए हमारा डायरेक्ट लेबर है और ग्रेड बी इनडायरेक्ट लेबर है, नहीं, ये दोनों डायरेक्ट लेबर की कैटेगरीज है। क्लियर हो गई बात? तो वेरिएबल ओवरहेड आपने किस बेसिस पे एब्जॉर्ब करना है, 300 रुपए पर घंटा पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो इन दोनों को मिला देंगे, ग्रेड ए ग्रेड बी के आवर्स को मिलाएंगे। आगे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इज अब्सॉर्ब्ड यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर्स, ये भी उसने आपको बता दिया कि इसकी एब्जॉर्प्शन भी होनी है डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पे, लेकिन इसमें उसने आपको रेट नहीं दिया हुआ। जल्दी से मुझे ओवरहेड रिकवरी रेट बताइए, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बताइए फिक्स्ड ओवरहेड्स के लिए। हाँ जी, नीचे इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है, बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है 1,60,000, बजटेड लेबर आवर्स है 500 आवर्स, एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है 1,61,000। कैसे यूज करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे जी? व्हाट इज, मैं क्या बोलूंगी कि मेरा किस बेसिस पे मैंने ओवरहेड एब्जॉर्ब करना है फिक्स्ड ओवरहेड्स को। वेरिएबल ओवरहेड्स की एब्जॉर्प्शन का तो पता लग गया, फिक्स्ड ओवरहेड्स को मुझे फिगर बताइए। जावेद इकबाल कह रहे हैं 1,61,000 डिवाइडेड बाय 300। 300 क्या है जावेद, जरा बताइएगा 300 क्या है? सनारूद और हसनैन कह रहे हैं 320, समरा भी कह रही है 320, एमन ने फॉर्मूला बता दिया जिसका आंसर 320 आ रहा है। जरा जावेद इकबाल मुझे बताइएगा व्हाट इज 300?
ओवरहेड्स के चैप्टर में व्हाट डिड वी लर्न, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का क्या फॉर्मूला होता है, OAR का फॉर्मूला क्या है, इट्स बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड बेसिस, और बजटेड बेसिस कितने हैं 500 आवर्स, बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने हैं 1,60,000, तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या होगा, इट विल बी 1,60,000 डिवाइडेड बाय 500 यानी कि 320 रुपीज पर डायरेक्ट लेबर आवर। इज दैट क्लियर जावेद इकबाल? आपने गलत बताया, 1,61,000 तो एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है, इसको तो हम नहीं यूज करना है ओवरहेड वही अंडर ओवर एब्जॉर्ब की कैलकुलेशन के लिए। क्लियर होगी बात? अब उसने एक और बात बता दी, द कंपनी नीडेड टू हायर अ स्पेशल मशीन फॉर जॉब 0402 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹5,000। ठीक है जी, ये क्या है इन द करंट मंथ, क्या हो गया ये जून के महीने में जो हमारी ये 0402 वाली जॉब थी, जो कि हमारी कौन सी थी, ये तीसरी वाली नहीं बीच वाली है ना, जो जॉब 0402 था उसके लिए हमें एक स्पेशल मशीनरी हायर करनी पड़ गई। ये हमारा एग्जांपल है डायरेक्ट एक्सपेंस का, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, अब ये ऐसी कॉस्ट है जो कि हमें सिर्फ कौन सी किसकी जॉब कॉस्ट शीट में नजर आएगा, सिर्फ और सिर्फ 0402 की जॉब कॉस्ट शीट में हमें एक्सपेंस नजर आ रहा होगा, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इस तरह की चीज होगी कि कोई आपने मशीनरी हायर किया है, उसका जो रेंटल एक्सपेंस है वो आपका हो गया स्पेसिफिक टू दिस पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर वो कह रहा है 20 kilograms ऑफ रॉ मटेरियल वर रिटर्न टू स्टोर्स ऑन कंप्लीशन ऑफ जॉब 0607। ठीक है, तो जॉब नंबर 0607 के लिए आपने मटेरियल इशू किए थे 900 kilograms। ठीक है, 900 kgs आपने इशू किए थे, और जॉब की कंप्लीशन पे पता चला कि जी 20 किलो पड़ा रह गया, इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो 20 किलो आपने रिटर्न कर दिया, तो खैर है आपने इसकी रिटर्न की एंट्री पास करनी है। ठीक है, फिर वो कह रहा है फॉर इंटरनल प्रॉफिट रिपोर्टिंग पर्पसेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस आर absorbed या added to cost of sales at 20% at the time of completion of the job। तो यानी कि आपने जो absorb करने हैं नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस वो करने हैं 20% के बेसिस पे। एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस इन द पीरियड वाज ₹1,30,000। नोट उसने दिया हुआ है, द सिस्टम सजेस्टेड इज सिमिलर टू दैट फॉर द रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट बैक्ड अप बाय द रिसीवेबल्स लेजर। अब इसने आपको एक सिमिलैरिटी दी हुई है। ठीक है, सिमिलैरिटी क्या दी हुई है कि जिस तरह एक रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट हम बनाते हैं, है ना, याद है जनरल लेजर में एक रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट बनता है, वो रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट उसमें क्या होता है, उसमें टोटलिटी ऑफ ऑल कस्टमर्स होता है। याद है हमारे जो सेल्स लेजर होता है उसमें डिटेल मेंटेन हो रही होती है कस्टमर वाइज, कस्टमर ए का टी अकाउंट अलग बन रहा होता है, कस्टमर बी का अलग बन रहा होता है, डेटर का बेसिकली, है ना, डेटर ए का अलग बन रहा होता है, डेटर बी का अलग बन रहा होता है, डेटर सी का अलग बन रहा होता है। जो सेल्स लेजर होता है उसका दूर दूर तक ट्रायल बैलेंस से कोई ताल्लुक नहीं होता, है ना, वो सिर्फ एक मेमोरेंडम रिकॉर्ड होता है। उन सब का सारे टी अकाउंट्स का, उन सारे डेटर्स के इंडिविजुअल टी अकाउंट्स का एक टोटल अकाउंट बनता है जनरल लेजर में, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, रिसीवेबल्स कंट्रोल अकाउंट, डेटर्स कंट्रोल अकाउंट। इज दैट क्लियर? तो इसी तरह का यहाँ पे भी सिस्टम मेंटेन होगा। इन दिस केस देयर इज अ WIP कंट्रोल अकाउंट बैक्ड अप बाय द जॉब कॉस्टिंग लेजर। अब बात समझ आ रही है जो मैं आपको कह रही थी कि एक WIP कंट्रोल अकाउंट बनेगा, एक WIP कंट्रोल अकाउंट बन रहा है और वो सारे जॉब्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आपके पास जो कॉस्ट जनरल लेजर में WIP अकाउंट बन रहा है ना, WIP कंट्रोल अकाउंट बन रहा है जनरल लेजर में, और अगर आपको स्पेसिफिक जॉब वाइज डिटेल्स चाहिए तो फिर आपने कहाँ जाना है, कॉस्ट लेजर के अंदर। बात समझ आ गई? अगर आपको सेपरेटली चाहिए कि भाई फलानी जॉब पे कितनी कॉस्ट आई, तो यू नीड टू गो इनटू जॉब अकाउंट नंबर 1, जॉब अकाउंट नंबर 2, जॉब अकाउंट नंबर 3, और ये जॉब अकाउंट्स कहाँ मेंटेन हो रहे हैं, कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर। और इन सारे जॉब्स का एक जो कंट्रोल अकाउंट या टोटल अकाउंट मेंटेन हो रहा है वो कहाँ मेंटेन हो रहा है, जनरल लेजर में। अब बात समझ आती है सबको? ठीक है, अब पहला टास्क जो है इस एग्जांपल्स में जो भी आपको डेटा दिया हुआ है, हमने पहले तो हमसे ये कहा जा सकता है कि भाई आपने ये बताना है
आपने कैलकुलेट करना है व्हाट इज द डिटेल ऑफ ऑल द रिसोर्सेज यूज्ड इन द मंथ, ड्यूरिंग द मंथ, schedule of resources used during the month. Basically ये जो headings दी हुई है ना, मैं इसलिए लिखवा नहीं रही. Schedule of resources used in the month, इसमें ये मैं आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन मैं आपको रीड करवा रही हूँ क्योंकि इसमें सॉल्व करवाने की ऐसा कोई चीज नहीं है, ठीक है. तो schedule of resources में क्या होगा, schedule of resources में आपने बताना है कि भाई हर जॉब पे आपने मटेरियल कितने का लगाया, मटेरियल ए कितने का लगा, मटेरियल बी कितने का लगा, लेबर ए कितने का हुआ, लेबर बी कितने का हुआ, ठीक है. तो ये चीजें आपने सब बताना है. वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने अब्सॉर्ब होंगे जॉब, हर जॉब पे. फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने अब्सॉर्ब होंगे हर जॉब के ऊपर, ठीक है. तो उसको हमने बताना है, वो हम क्या कहेंगे, दिस विल बी सिंपल वर्किंग ए स्केड्यूल ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड इन मंथ, ठीक है. अब देखते हैं कि जून के महीने में पहले हम बात करते हैं मटेरियल एक्स की. आपको उसने बता दिया कि मटेरियल एक्स 200 किलोग्राम लगा जॉब 0503 पे, 800 किलोग्राम लगा जॉब 0402 पे, और 900 किलोग्राम लगा जिसमें से रिटर्न भी हो रहा है, याद है ना. 900 किलोग्राम में से 20 किलोग्राम रिटर्न भी हो रहा है इस पर्टिकुलर जॉब में. तो इस बात को दिमाग में आपने रखना है, ठीक है. तो हम पहले मटेरियल एक्स की बात करते हैं. मटेरियल एक्स हमारा एक रिसोर्स है ना. मटेरियल एक्स हमारा रिसोर्स है. 200 किलोग्राम लग रहा है जॉब 0503 पे, 800 किलोग्राम लग रहा है जॉब 0402 पे, 900 किलोग्राम पहले इशू हुआ और उसमें से रिटर्न हुआ 20 किलोग्राम का, तो नेट 880 किलोग्राम लग रहा है जॉब 0607 पे. फिर उन्होंने आपको क्या साथ में दिया हुआ है, इन्होंने आपको मटेरियल एक्स की कॉस्ट भी दी है, ठीक है. तो वो भी आप ऑब्वियसली आपको रुपीज में भी इंफॉर्मेशन बतानी है स्केड्यूल ऑफ रिसोर्सेज के अंदर. तो कॉस्ट पर किलोग्राम मटेरियल एक्स में तो सेम ही है. तो अगर हम देखें तो जून के महीने में टोटल जो नेट मटेरियल आपने लगाया है तीनों जॉब्स पे, वो लगाया है 413,600 का नेट बेसिस पे, रिटर्न्स को एडजस्ट करने के बाद, ठीक है. बात समझ आ गई. तो आगे जब हम चलते हैं तो ये हमारे पास पूरा हमें जॉब वाइज भी उसने बता दिया कि भाई जॉब वाइज आपके पास मटेरियल एक्स कितना लगा, और टोटलिटी में भी आपको समझ में आ गई कि भाई मटेरियल एक्स जो है वो हमने जून के महीने में नेट बेसिस पे 4,13,600. इसी तरह से मटेरियल वाई पर आते हैं. मटेरियल वाई का उसने आपको बताया कि सिर्फ 2 जॉब्स पे लगा है 400 किलोग्राम और 600 किलोग्राम, ठीक है. फर्स्ट 2 जॉब्स पे लगा और इसका 500 रुपए पर केजी जो है वो आपका रेट है. तो मटेरियल वाई का आपने इस तरह से स्केड्यूल बना लिया कि जॉब 0503 पे 400 और दूसरे पे 600 और अमाउंट इन रुपीज भी आपने निकाली, ठीक है. इसी तरह से लेबर ग्रेड ए, ग्रेड ए जो लेबर है उसने 60, 120 और 150 आवर्स हमने लगाए तीनों जॉब्स के ऊपर. तो आई होप ये बात सबको क्लियर हो रही है. लेबर ग्रेड ए का स्केड्यूल लगा 60, 120, 150. इसका रेट जो है पर आवर वो है 250 और रुपीज में भी आपके पास आ गई. इसी तरह से लेबर ग्रेड बी, हर जॉब का आपको डिटेल मेंटेन, आपको पता है 25 आवर्स, 100 आवर्स और 20 आवर्स वो ऊपर से हमने ये पिक किए हैं. इसको जो हम पर आवर पे कर रहे हैं वो 400 के हिसाब से पे कर रहे हैं. तो ये हमारे पास सारा टोटलिटी में आ गया. इज दैट क्लियर. इसी तरह से वेरिएबल ओवरहेड्स हमारा एक रिसोर्स है. सारी इंफॉर्मेशन हमने कहाँ से पिक किया है, सारी इंफॉर्मेशन हमने पिक की है क्वेश्चन से, ठीक है. तो हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या लग रहे हैं, सारी आपके पास प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है. जितनी भी आपके पास प्रोडक्शन कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना. और आपके पास क्या हो गया, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स. तो वेरिएबल ओवरहेड रिकवरी रेट हर जॉब की उसने आपको बता दी है 300 पर डायरेक्ट लेबर आवर. तो डायरेक्ट लेबर आवर आप निकाल सकते हैं ना. डायरेक्ट लेबर आवर पहली जॉब पे कितना है, 60 + 25 यानी कि 85 आवर्स. ग्रेड ए भी ग्रेड बी भी दोनों आपके डायरेक्ट लेबर्स हैं. इसी तरह से सेकंड जॉब के ऊपर 120 + 100 यानी कि 220 आवर्स के बेसिस पे. तो 220 × 300 so on and so forth. 150 आवर्स + 20 आवर्स यानी कि 170 आवर्स. इज दैट क्लियर. ये बात समझ आ गई सबको, ठीक है. तो इसको जरा आप देखिएगा, स्केड्यूल ऑफ रिसोर्सेज को आपने एक दफा गो थ्रू करना है. ये सिर्फ इसमें वेरिएबल ओवरहेड रह गया, ठीक है. बाकी फिर ये है कि जर्नल एंट्रीज मैं आपको कल लिखवा दूंगी पहले, और फिर हम जो है इस एग्जांपल को प्रॉपर्ली देखेंगे. बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, आइडिया आपको हो रहा होगा, ठीक है. तो कल हम इंशाल्लाह इसको WIP कंट्रोल अकाउंट में जितनी भी कंफ्यूजन है वो आपकी उसमें रिमूव हो जाएंगी. जी जनाब, एक ही WIP कंट्रोल अकाउंट मेंटेन होना है हर, मतलब सारी जॉब्स का टोटल निचोड़, इसीलिए आपको ये बता दिया गया.
जनरल लेजर में एक ही WIP अकाउंट बनेगा फॉर ऑल जॉब। जी सेपरेट WIP अकाउंट इज मेंटेन, नहीं ये गलत है फिर, ठीक है। सेपरेट WIP अकाउंट नहीं है, एक WIP अकाउंट बनेगा फॉर ईच जॉब इन जनरल लेजर। ये एक सेपरेट, ये हो सकता है इंटरप्रिटेशन आप गलत उसकी करें। एक WIP अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर ईच जॉब इन जनरल लेजर, ये भी इसको इस तरह से भी हम पढ़ सकते हैं ना, हो सकता है लिखने में इनका थोड़ा गलत हो गया। मतलब जनरल लेजर में एक WIP अकाउंट बनेगा फॉर, जो कि हर जॉब को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ आई? तो इसको आप जरा अपने आगे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, 1 WIP अकाउंट विल बी मेंटेन्ड फॉर ऑल जॉब्स, ये लिख लें, ठीक है। नहीं 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 नहीं, कॉस्ट नहीं लिखना बेटा, WIP कंट्रोल अकाउंट कॉस्ट लेजर में नहीं बनेगा। देयर विल बी नो अकाउंट नेम्ड WIP कंट्रोल अकाउंट इन कॉस्ट लेजर। कॉस्ट लेजर में WIP कंट्रोल अकाउंट नाम की कोई चीज होगी ही नहीं बेटा। इधर देखें, इधर उन्होंने बड़ा सिंपल तरीके से उन्होंने बताया है, जब आप सेल्स लेजर जो होता है, ठीक है, सेल्स लेजर जो होता है जिसमें आप इंडिविजुअल, इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल डेटर्स की अकाउंट्स बन रहे होते हैं, 10 डेटर्स हैं आपके, ठीक है। इंडिविजुअल डेटर्स अकाउंट है, फॉर एग्जांपल 10 डेटर्स हैं आपके, ठीक है, तो 10 अकाउंट्स होंगे सेल्स लेजर में। और जनरल लेजर में इन 10 के 10 अकाउंट्स को एक ही अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है ना, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्या सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट नाम की चीज सेल्स लेजर में होगी? नहीं ना। अब बात समझ आ रही? तो सिमिलरली कॉस्ट लेजर में अगर 10 जॉब्स हैं तो 10 अकाउंट्स होंगे, और जनरल लेजर में हम 10 के 10 अकाउंट्स को एक WIP कंट्रोल अकाउंट मेंटेन कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जी अनस, मैं इंशाल्लाह उनसे जरा अपडेट लेती हूँ, ठीक है। तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग इंशाल्लाह हम लोग कल इसको कंप्लीट करके अपना बैच कॉस्टिंग भी स्टार्ट कर देंगे, तो उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, सिर्फ इसमें ऑब्वियसली बात है ये हमें देखना है कि हम डिटेल्स सेपरेटली जर्नल एंट्रीज कॉस्ट लेजर में क्या पास होंगी, किस तरह से पास होंगी। तो इसी एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए पहले मैं आपको जर्नल एंट्रीज लिखवा दूंगी जनरल, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह आ जाएंगे इस एग्जाम्पल के ऊपर आ जाएंगे। तो वही अगेन, जहाँ पे मुझे खुद सॉल्व करवाने की जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं खुद सॉल्व करवा दूंगी। जहाँ पे जिस तरह यहाँ पे मुझे सिर्फ गो थ्रू कराना सिंपल लगा तो मैं यहाँ पे गो थ्रू आपको करा दिया। सिंपल है ना, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही कि हम इसको खुद अपने हाथ से क्यों नहीं सॉल्व करें। सिंपल सारी चीजें हैं। रिसोर्सेज आपने ये बेसिकली वर्किंग समझना है। स्केड्यूल ऑफ रिसोर्सेज क्या है, किस्म की वर्किंग है कि हमारे पास आ जाए कि हमने हर जॉब पे मटेरियल X कितना लगाया, मटेरियल Y कितना लगाया, लेबर ग्रेड A कितना लगा, लेबर ग्रेड B कितना लगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्लियर हो गई बात? तो हम ये वाली एग्जांपल बेसिकली सॉल्व करें। ये पैक के क्वेश्चन बैंक में एग्जांपल है लेकिन इसको सॉल्व नहीं किया गया, ठीक है। सिर्फ क्लास वर्क नंबर 1 और फिर उसके बाद बैच कॉस्टिंग की थोड़ी सी आपकी डिस्कशन है, और उसके बाद मेन हमारा जो तीसरा रह जाएगा वो सर्विस कॉस्टिंग होगी और हमारा खत्म, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो हम करेंगे और हमारे पास ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है जनाब। तो इंशाल्लाह फिर कल मैं आपको ग्रुप पे कंफर्म कर दूंगी कि कल, या मैं कल रेगुलर क्लास में आपको बता दूंगी कि कल एक्स्ट्रा क्लास है या परसों, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा क्लास मैंने रखनी है, एटलीस्ट 2 रखनी है करंट वीक में। नहीं जी, पैक की हैंडबुक एक ही है, उसी में क्वेश्चंस है, ठीक है। एक ही बुक है, उसी में लेक्चर नोट्स भी हैं और क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है जनाब। यू कैन लीव फॉर ऑडिट क्लास। जी जनाब, मैं ही पढ़ाऊंगी, मैंने ही रखनी है। मिस सोमा को मेरी तरफ से सलाम दीजिएगा, ठीक है। हाँ जी शाहरुख, नहीं मैम, किस चीज के लिए आपने बोला? नहीं मतलब कंटिन्यूएशन होगी, वो एक्स्ट्रा क्लास बेसिकली लेक्चर होगा ना। तो जिससे अगर मैंने कल फॉर एग्जांपल, अगर मैं परसों चले मैं अगर 2 क्लासेस रखती हूँ, तो फॉर एग्जांपल हम सुबह में जो पढ़ेंगे उसकी कंटिन्यूएशन होगी एक्स्ट्रा क्लास में। दैट विल नॉट बी ऑप्शनल बाय द वे,
वो ऑप्शनल नहीं होगा, उसमें मैं लेक्चर कंप्लीट कर लूंगी। यानी कि मैं परसों अगर मैंने टॉपिक कंप्लीट करना है तो मैं 2 क्लासेस 2 घंटे लगा के मैं कहूंगी भाई मैं उसी दिन कंप्लीट कर देती हूँ लेक्चर, फिर उससे अगले दिन नया चैप्टर। तो जो ऑप्शनल होंगे कि प्रैक्टिस सेशन जिसको हम कहते हैं ना, वो एक अलग चीज है। वो फिर प्रैक्टिस सेशन ऐसा है कि उसमें हम कोई नई चीज नहीं पढ़ते, हम पुरानी चीजों की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहे, तो उसको तो हमने एक अलग नाम दिया हुआ है। बेटा रेगुलर क्लास जो है 1.5 आवर्स की, वो मैं सरूज से भी अपडेट लेती हूँ। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई इसको जरा वर्कआउट करें, अगर नहीं होता तो फिर यही करना पड़ेगा कि मुझे फिर टाइमिंग मेरी इस तरह से हो जाएगी कि एक क्लास सुबह में होगी और फिर दूसरी क्लास थोड़ा बाद में रख लेंगे, 2 बजे तक रख लेंगे। वो फिर मैं अभी गप मारती हूँ उनसे, ठीक है। चलें जी, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दुआ में याद रखिएगा। कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लीजिए, नहीं तो फिर इजाजत दें। चलें जी, अल्लाह हाफिज।